आइए मिलते हैं प्रकृति की एक अनूठी रचना से, जिनका नाम है रवीना। ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। इनका विशेष परिचय यह है कि ये आदिवासी किन्नर हैं। आदिवासी किन्नर होने के बावजूद कठिन संघर्ष कर इन्होंने अव्वल दर्जे की शिक्षा दीक्षा हासिल की है। थोड़ी सी बातें मैंने सुना दी, पूरी बातें आइए उन्हीं से सुनते हैं। का एक प्रसंग सुना रहे थे, आप भगवान बुद्ध से कितना प्रेरित? मैं मानती हूँ कि भारतीय धर्म तत्व दर्शन को एक वैज्ञानिक रूप देने का काम महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा चूंकि इसके पहले जो उपनिषद इत्यादि लिखे गए थे और जितने धर्म ग्रंथ थे, कहीं ना कहीं एक दार्शनिक बादलों में उलझ गए थे, एक तर्क वितर्क का माहौल था। पर गौतम बुद्ध ही ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने दर्शन और उसके प्रयोग को एक रूपता लाई। वो पहले महापुरुष है जिसने परम तत्व तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक व्याख्या की। यदि मैं उनके अष्टांगिक मार्गों की मैं बात करूं, या उस समय उन्होंने जो श्वास पे आधारित या आत्म विश्लेषण पे आधारित जो साधनाएं उन्होंने अपने शिष्यों को दी, निश्चित रूप से इसके बीज वेदों में है, निषदों में है, पर उन्होंने इसकी धर्म और तत्व दर्शन की प्रैक्टिकल या उसके प्रयोग को उन्होंने समाज के सामने लाया। इस कारण व्यक्तिगत रूप से मैं बुद्ध जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी विचारधाराओं को मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने दर्शन या तर्क पे कम काम किया है। उन्होंने व्यवहारिक स्तर पे, प्रयोगात्मक स्तर पे उन्होंने बात की। और इवन आप विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधिधर्म पिटकों को पढ़ें तो जहां पे बड़े बड़े दार्शनिक बातें होती थी तो बुद्ध जी चुप हो जाते थे। आत्मा की बातें, तत्व की बातें या भौतिक दर्शन की बातें, विज्ञान की बातें तो हमेशा चुप हो जाया करते थे। पर वही कोई प्रैक्टिकल प्रश्न आते थे कि प्रभु मैं मन को कैसे शांत करूं, तो वो मुखर हो जाते थे। तो ये बुद्ध की विशेषता थी कि उन्होंने आध्यात्म के प्रैक्टिकल पक्षों को भी उजागर किया है। और निश्चित रूप से वो हमारे भारत के एक चमकते सितारे हैं। शायद बुद्ध को हम छोड़ दे तो भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और वो बौद्ध धर्म ही दर्शन था जिन्होंने देश की सीमाओं को तोड़ा था, चीन से लेके तिब्बत से लेके इंडोनेशिया, जो उस समय किसी धर्म संस्कृति नहीं। तो ये बुद्ध की उदारता, उनकी विचारधारा का ही प्रभाव है। रेशमा जी अपने नाम में प्रसाद लिखती हैं और लक्ष्मी शंकर जी अपने नाम में त्रिपाठी लिखते हैं, तो क्या किन्नर समाज में भी जातिवाद है? बिल्कुल, किन्नर समाज में जातिवाद है, पर ये जो जातिवाद है उनकी आइडेंटिटी है। इस जातिवाद को लेके उनके अंदर में कोई किसी भी तरीके की दमनकारी मनोइच्छा नहीं। जी लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी लिखती हैं तो वो केवल त्रिपाठी उनकी आइडेंटिटी है जो उनको परंपरागत तरीके से मिला। पर उस त्रिपाठी को लेके उनके अंदर में किसी दूसरे जाति को मैं दमन करूं, ऐसी इच्छा नहीं। रेशमा प्रसाद जी भी जो प्रसाद लिखती हैं वो केवल उनकी आइडेंटिटी है और उनके अंदर भी किसी दूसरे जाति को दमन करूं ऐसी भावना नहीं। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि जो आइडेंटिटी है वो हमारा निजी मसला है, हमारा व्यक्तिगत मसला है, क्योंकि हम अलग अलग पहचानों में जीना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी को कोई कहता है मैं इंडियन हूँ, कोई कहता है मैं पुरुष हूँ, कोई बोलता है मैं आर्मी हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है कि मैं फलाना हूँ। तो जो पहचान या आइडेंटिटी है वो हमारा व्यक्तिगत राइट है, मतलब व्यक्तिगत अधिकार है कि मैं अपने जीवन में किस तरीके की पहचान को स्थापित करना चाहती हूँ। और लोग अलग अलग आइडेंटिटी से जीते हैं। जैसे कि आप कभी ये कहते होंगे कि मैं पत्रकार हूँ, पर पत्रकार आप कह रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे किसी को नीचा दिखा रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि जो जाति सूचक जो सरनेम है वो आपकी व्यक्तिगत पहचान है और व्यक्ति को उसकी पहचान का अधिकार मिलना चाहिए। पर हाँ, उस पहचान के साथ यदि हम दूसरे पहचान को नीचा दिखाएं तो वो गलत है। तो मैं रेशमा जी या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के अंदर में ऐसी कोई मानसिकता भावना नहीं, केवल अपनी व्यक्तिगत एक आइडेंटिटी है जो त्रिपाठी है। प्रसाद में बरिहा लिखती हूँ, बरिहा आदिवासी समाज में लिखे जाने वाली एक आइडेंटिटी है।
एक आप लोग आप आपसी जो तालमेल होता है उसमें जाति का कोई मतलब रोल रहता है, कोई भूमिका रहती है या सब सामान्य रहता है? जैसे भारतीय समाज में जाति एक अहम भूमिका निभाती है, तो वो क्या किन्नर समाज में भी जाति का कोई खास भूमिका है? बिल्कुल, इस बात से हमारा किन्नर समाज बचा हुआ है। हम लोग हमारे किन्नर समाज में बस किन्नर होना ही काफी है। आज तक हम लोग जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं होता। बट इवन ये होता है कि अगर आप किन्नर समाज में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव करेंगे तो आपको बहुत छोटा माना जाता है। तो ये हमारे किन्नर समाज की विशेषता है कि हम जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव हमारे समुदाय के अंदर नहीं हो सकता। पर हाँ, हम व्यक्तिगत पहचान को भी सम्मान देते हैं कि कोई अपनी पहचान या आइडेंटिटी किसी रूप में करना चाहते तो वो कर सकते। पर हमारे समाज में जाति को लेके विषमता या जाति को लेके भेदभाव हमारे समुदाय के अंदर नहीं मिलेगा। एक तो आदिवासियों की अलग समस्या है, उस पर से आपके किन्नर हैं तो आपको तो मतलब दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ में काम की हूँ। छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है, आदिवासी बाहुल्य राज्य है, और मैंने देखा कि आदिवासी ट्रांसजेंडरों के जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब बहुत ज़्यादा वो गहरी है बनिस्बत की दूसरे उच्च जाति के लोगों का। मैंने देखा कि उनके साथ हिंसा भी बहुत होता है आदिवासी ट्रांसजेंडरों के साथ, क्योंकि आदिवासी ट्रांसजेंडरों के पास आजीविका के भी उतने अच्छे साधन नहीं होते और कई बार उनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत कम होती है। तो निश्चित रूप से जो आदिवासी ट्रांसजेंडर हैं, दलित ट्रांसजेंडर, उनके साथ परेशानियां डबल हो जाती हैं, क्योंकि समाज में भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। तो एक तो मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ऊपर से आदिवासी या दलित हूँ, तो कई बार बहुत ज्यादा हमारे तृतीय समुदाय के अंदर नहीं होता। पर एक आदिवासी ट्रांसजेंडर, दलित ट्रांसजेंडर जब बाहर समाज में जाती है तो उसके साथ ज्यादा भेदभाव होता है। और इवन मैंने छत्तीसगढ़ में काम भी शुरू किया है ट्राइबल ट्रांसजेंडरों के ऊपर। समाज कल्याण विभाग के सहयोग से हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे कराया है, तो लगभग हम लोगों को 700 आदिवासी ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई हुए। और जब हम लोग उनकी समस्याओं का विश्लेषण किया तो हम चकित रह गए कि उनकी समस्याएं बाकी ट्रांसजेंडरों की समस्याएं से बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल गहरी है। तो निश्चित रूप से तृतीय समुदाय के मुद्दों पे काम करना चाहिए, पर दलित और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों पर भी हमको स्पेशल और विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। मैं वैसे किताब पढ़ना आजकल छोड़ दी हूँ। मैं यदि कहूँ तो मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया था, दर्शन शास्त्र में एमए किया था, मैंने पत्रकारिता में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया था, मैं विधि की भी छात्र हूँ। मैंने एलएलबी कंप्लीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर किया, भी थर्ड ईयर में कर रही हूँ। इग्नू से मनोविज्ञान में पीजी कर रही हूँ। तो पढ़ने का आदत है, पर अभी पढ़ना छोड़ के स्वतंत्र रूप से चिंतन करना चाहता था, क्योंकि लगता है कि चिंतन की गहराइयों में ही सत्य छिपा हुआ है। आपने इतनी पढ़ाई लिखाई कैसे की? इसके पीछे कौन लोग थे जिसके कारण आपने इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लिया? आदिवासी होने के कारण तो थोड़ा परेशानी हुई थी, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो बहुत एक नेशनल, वहाँ का राष्ट्रीय अभ्यारण्य है बार नवापारा। वहाँ एक गांव में जन्म हुआ जहाँ पे आज भी सोलर सिस्टम से वहाँ पे बिजली चलती है। तो हाँ, एक आदिवासी ट्रांसजेंडर होने के कारण मुझको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर में भी एक आदिवासी घर में भी शिक्षा को लेकर उतनी जागरूकता नहीं होती है। मतलब हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को भी शराब थोड़ा पी लो, ऐसा होता है। तो निश्चित रूप से शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हमारे परिवार से नहीं किया, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। अभी तो बहुत सारे चीजें विकसित हो रही। तो और घर से जब मैं 13-14 साल से बाहर निकली तो एक जगह पे रेलवे स्टेशन में मैं थी, रो रही थी, तो एक व्यक्ति ने मुझको वहां पे होटल पे साफ सफाई करने का काम दिया।
मैं 3-4 दिन वहां पे काम कर रही थी होटल में, तभी एक टेंडर आया था रामकृष्ण मिशन के एक पूजा, काली दुर्गा पूजा का। तो उस होटल के ऑनर को टेंडर मिला था, वहां पे साधु सन्यासी थे, तो वहां पे हम लोग भी गए हुए थे काम करने। क्योंकि मैं उस समय होटल पे ही काम करती थी, तो वहां पे एक स्वामी विदेहात्मानंद जी महाराज थे, उन्होंने मुझसे बात की तो वो बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे आश्रम में हम तुम्हारी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने कक्षा 8वीं से लेके कक्षा 12वीं और पूरे कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने मुझको कराया। और उसके बाद उन्होंने मुझको हरिभूमि प्रेस में एज अ टाइपिस्ट उन्होंने काम में लगाया। उसी समय मैंने हिंदी में एमए किया और दर्शन शास्त्र में एमए किया। उसके बाद जब मैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की तो हरिभूमि में ही प्रांति डेस्क में मैं सब एडिटर थी, सहायक संपादक के रूप में काम की 2 साल तक। उसके बाद मैंने वहां के एक प्रतिष्ठित अखबार नवभारत में मैंने जाके काम किया। तो मेरे 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद जब मैं नवभारत में काम कर रही थी तो मैंने LLB भी पढ़ाई की और PGDD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल वीडियोग्राफी भी की। और मैंने M चैनल पे काम किया। उस समय रायपुर का वो लोकल चैनल था, तो उसमें फाइनल कट प्रो में मैं एडिटिंग किया करती थी न्यूज को। उसी समय हमारे कुछ मित्र मिले और उन्होंने कहा कि हमको अपना एक संगठन तैयार करना चाहिए, और हम लोगों ने मितवा नाम का एक संगठन तैयार किया। और फिर मैंने अपना ये सारा चीज काम छोड़ा और सामाजिक परिवर्तन में लग गई। और लगभग 7-8 साल का हमारा संघर्ष रहा। तो स्थितियां बदल गई हैं। छत्तीसगढ़ में तृतीय लिंग कल्याण का बोर्ड का गठन हो गया है। स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे तृतीय लिंग कमेटियों का गठन हो गया है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर साहब हैं। तो जिस संघर्ष को लेके हम लोगों ने आगे बढ़ा था, वो संघर्ष का फल अभी हमको वहाँ पे मिला हुआ है।